कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हमारे आसपास चल रही हैं जो कि अलार्मिंग है और लोग बहुत कुछ कह रहे हैं कि भाई दुनिया ख़त्म होने वाली है। क्या लगता है आपको? यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड रियली एक्साइटेड फॉर द पॉडकास्ट। एंड सबसे बड़ी बात है ना कि काफ़ी लोग ये चीज़ सोचते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी एंड मतलब जैसे आपने 2012 का एक वो देखा होगा जिसमें मायन कैलेंडर था एंड उसमें लोगों ने बोला था कि भाई 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। राइट। बट देन कुछ हुआ नहीं। एंड उसी तरीके से काफ़ी लोग अभी बोल रहे हैं कि 2025, 26, 32 में एस्टेरॉयड आने वाला है, उसकी वजह से हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डर लोगों में बैठा हुआ है कि आसमान से हमारा कुछ ऐसा अंत आएगा या अपने खुद के सीज में से आएगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी चल रही हैं। बट देन मेन चीज़ यही है कि दुनिया का अंत एनी टाइम सून तो नहीं होने वाला है। एंड वो प्रॉब्लम्स है, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन दुनिया का एंड फॉर श्योर नहीं होने वाला है। बट देन उसी के साथ साथ अगर हम बात करें डीप सी एंड स्पेस के बारे में भी, तो मोस्टली अभी लोगों का डर डीप सी से ज़्यादा बढ़ चुका है जी। इस वजह से बढ़ चुका है क्योंकि काफ़ी डीप सी क्रीचर्स ऊपर आ रहे हैं। और ये डर रहना ना, डर होना काफ़ी लाजमी है बिकॉज कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो डीप सी के क्रिएचर से वो ऊपर दिख रहे हैं, राइट बाहर आ रहे हैं। राइट, तो यानी कि अंदर कुछ है। एग्जैक्टली। तो वही उसी चीज़ से मैं बात करना चाह रहा था कि 2012-14 ऐसे कुछ में आई थिंक उसी अराउंड उसी टाइम पे जापान में आपने देखा होगा काफ़ी अर्थक्वेक्स आए थे एंड वो अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज इतने ज़्यादा थे कि उसकी वजह से पूरा जापान डिस्ट्रॉय हो गया था। राइट। एंड वो इस वजह से, अब ये रीज़न नहीं है लेकिन जो आपने एक चीज़ देखी होगी जो मैंने अपने रील्स में और वीडियोज़ में बताया है कि ओर फिश की एक बात की जाती है। राइट। कि ओर फिश बेसिकली एक ऐसा डीप सी क्रीचर है जिसको नाम दिया गया है डूम्सडे फिश। एंड डूम्सडे फिश जो होता है, डूम्सडे का मतलब? डूम्सडे का मतलब है प्रलय, एंड जजमेंट डे जी। मतलब बहुत सारे रिलीजन्स में, बहुत सारे फिलोसफीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है डूम्सडे। प्रलय के उससे जजमेंट डे बोला जाता है एंड अंत, सब हर चीज़ का अंत। तो बेसिकली वो है डूम्सडे। एंड डूम्सडे फिश इसलिए बुलाया जाता है उसको क्योंकि वो नाम भी वहीं से पड़ा था जब जापान में ये सारी चीज़ें आई थी कि जब जापान में ये अर्थक्वेक्स और सुनामीज आने वाले थे तो उससे पहले हजारों ओर फिश जापान के सीज में वॉशअप हुई थी। मतलब बहुत सारे लोगों को ये साइटिंग्स मिली थी, वो बाहर आ गए थे। मतलब बाहर एज इन मर भी रहे थे एंड बाहर भी आ रहे थे। तो ये एक रीज़न है कि भाई क्लाइमेट चेंज का एक प्रॉब्लम हो सकता है जो लोग बोल रहे हैं। अभी उस पर आएंगे हम क्लाइमेट चेंज पे। बट देन उस टाइम जब ओवरफिश बाहर आई थी तो उस टाइम लोगों को लगा था कि भाई ओवरफिश अगर बाहर आई है मतलब कुछ हो सकता है क्योंकि उसको डूम्सडे फिश बोला जाता है। बट देन जापान में जब ये सुनामीज एंड ये सारी चीज़ें हुई थी तब क्योंकि ये ओवरफिश बाहर आई थी तो लोगों को लगा था कि भाई अब हमारा डूम्सडे आने वाला है, हमारा ख़त्म है। तो इस वजह से डूम्सडे फिश काफ़ी ज़्यादा लोगों ने नाम रख दिया। बट देन वो डूम्सडे फिश का आना, वो पर्टिकुलर फिश का ऊपर आना किसी रीज़न की वजह से हो सकता है जो कि एग्जैक्टली पता नहीं। अच्छा, इसी के पीछे अगर हम साइंटिफिकली बात ना करें या फिर साइंटिफिकली भी बात करें, हाँ, एक और बात सामने आ रही है। एक क्रिएचर है जिसको लोग कह रहे हैं कि ये रीज़न है भाई कि अंदर कोई है हाँ, जो इन लोगों को या इन मछलियों को बाहर निकाल रहा है। हाँ, लिवाइथन, एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर जो एक सांप की तरह दिखता है। और जितना मैंने सुना है कि उसका साइज ऑस्ट्रेलिया और एशिया को मिलाकर जो साइज बनता है जो उतना उसका साइज है। राइट। तो वो क्रिएचर है, तो वो क्रिएचर शायद पानी के अंदर है, वो सो रहा था। राइट। वो अब जगह है। तो ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, क्योंकि कुछ फोटोज मैंने देखी, शायद आपने भी देखे होंगे, मुझे नहीं पता वो सही है या झूठ है, बट मैंने फोटोज देखी हैं जिसमें दिखाया गया है कि देखो ये रहा लेवाइथन का कुछ शरीर दिखाई दिया है। राइट। क्या है भाई? सो बेसिकली लेवाइथन एक मिथिकल क्रीचर है जिसमें मतलब बाइबल के बुक ऑफ जॉब में उसका मेंशन किया गया था कि जजमेंट डे मतलब डूम्सडे जो फाइनल जो एंड है उस दिन लेवाइथन निकलेगा एंड लेवाइथन पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। अब बिलीफ लोगों का ये है, काफ़ी लोगों का बिलीफ किसी और चीज़ में होता है, काफ़ी लोगों का बिलीफ साइंस में होता है। मेरा भी बिलीफ है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है, ऐसा क्रीचर एग्जिस्ट कर सकता है। बट बहुत सारे उसके, अब जैसे क्या होता है अगर आपको पता नहीं है कि दुनिया कैसे बनी है तो आप उसके पीछे बहुत सारे रीजनिंग्स निकालते हो एंड आपको सिर्फ एक
गलत चीज़ पता चल जाए कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका मतलब कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब आपको सिर्फ एक फ्लॉ निकालना होता है एंड वो चीज़ पूरी नलिफाई हो जाती है। लेकिन आपको किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रूफ चाहिए होते हैं। तो लेवाइथन के केस में ये चीज़ है कि कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास कि लेवाइथन एग्जिस्ट करता है, बट देन उसको गलत प्रूफ करने के लिए बहुत सारे प्रूफ्स हैं। तो यही प्रॉब्लम हमारे साथ हम फेस करते हैं Right. जब भी मतलब जब आप रिसर्च करने जाते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों के नाम अलग अलग तरीक़ों से लिखे हुए हैं। जैसे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे बाइबल हो गया, एंड बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें लिखा हुआ है लेवाइथन जैसे क्रीचर का नाम। अब वो एग्जैक्टली लेवाइथन नहीं है, जैसे बेबीलोनियंस थे, उनके बुक्स में लिखा हुआ था तियामट का नाम, यानी नाम अलग था। नाम अलग था, क्रीचर मोस्टली सेम ही था, डिस्क्रिप्शन सेम था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बहुत सारे क्रीचर्स, मतलब सेम दिखने वाले क्रीचर्स, सी मॉन्स्टर्स, अलग अलग बुक्स में, रिलीजियस बुक्स में, नॉर्मल बुक्स में, एंशिएंट बुक्स में मेंशन किए गए हैं सेम फीचर्स के साथ? यानी कि कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ है, कोई लिंक हो, या फिर सच में कुछ है जो सभी को पता था पहले उस टाइम पे जब ये लिखे गए। एग्जैक्टली। तो कुछ है जो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कुछ क्या है। ओके हर्ष भाई, लेट्स सपोज कि ये सब सच है, लिवाइथन है, और इस केस में लिवाइथन अगर है तो कैसा दिख रहा होगा, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है? क्योंकि आपने बहुत बात की है इस बारे में, आपसे सुनना चाहता हूँ क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या साइज है, कैसा दिखता है, कितना खतरनाक लिवाइथन हो सकता है? राइट। सो लेवाइथन का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था, एक सी मॉन्स्टर, मतलब उसके अराउंड काफ़ी एनिमेशंस भी हैं, आपने देखा होगा ऑनलाइन, बट देन बेसिकली उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया गया था कि एक ऐसा सी मॉन्स्टर जो बहुत ही बड़ा है, उसका सर जो है वो इतना बड़ा है, जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट जो पूरा है उतना बड़ा सिर्फ उसका सर है, एंड वो पूरा उतना ही बड़ा और भी पूरा उसका बॉडी है। वो आर्मर्ड है, मतलब हर चीज़ आर्मर्ड है उसमें, मतलब आपके अटैक्स उस पर काफ़ी फेल हो जाएंगे जी। एंड उसके साथ साथ ये है कि वो इतना खतरनाक है कि अब किसी को ये नहीं पता कि वो करता क्या है। मतलब अब सी मॉन्स्टर क्या करेगा, आपको खाएगा और ये सारी चीज़ें होंगी। तो वो बेसिकली लोगों को पता है कि भाई ये हो सकता है, बट देन लेवाइथन का स्ट्रक्चर यही है कि मतलब वो आर्मर्ड है, सी मॉन्स्टर है, एक स्नेक जैसा दिखता है, एंड उसका जो सर है वो ड्रैगन जैसा होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो ये डिस्क्रिप्शन बनाया गया है लेवाइथन का। मैंने ना कुछ मैप्स देखे हैं, मतलब मैंने नहीं देखे, वो मेरे सामने आए हैं। हाँ। कि दिखाया गया कि देखो ये मैप की लोकेशन यहाँ पर, इसका सर जैसा कुछ दिख रहा है। हाँ। वो ये लोकेशन ना मोस्टली जापान साइड की दिखाई गई। हाँ, राइट। तो मतलब लेवाइथन का ये होता है कि लेवाइथन का जो सर वाला जो फोटो आपने देखी है वो गूगल मैप पे है, एंड गूगल मैप पे वो बेसिकली दिखाया गया है, बता रहा हूँ वो बेसिकली क्या है कि साउथ अमेरिका के नीचे एंड एंटार्क्टिका के ऊपर वहाँ पर एक सर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट देन उसको हम किसी और नाम से जानते हैं। वो वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वो आइलैंड्स जो है वो साउथ अमेरिका का पार्ट है, एंड कुछ आइलैंड्स जो है वो एंटार्क्टिका के पार्ट है। तो उनके जो पार्ट्स हैं वो जो आइलैंड है वो आँख की तरह और सामने नॉस्ट्रिल्स ऐसा बन रहा है, बट देन वो लेवाइथन नहीं है। मतलब लोगों ने मेंशन किया है उसको एज मैप्स में कि भाई वो लेवाइथन है, क्योंकि लोगों का क्या है, मतलब अब जैसे मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि भाई लेवाइथन हो सकता है। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था डीप सी जाइगेंटिज्म, कि मतलब डीप सी में कोई क्रीचर है तो वो बहुत सालों तक रहेगा, तो उसकी बॉडी नीचे की तरफ इतनी प्रेशर है कि उसको झेलने के लिए उसको बड़ा होना पड़ेगा, मतलब वो इवॉल्व होता है अंदर। तो मैं उस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर एक सी सर्पेंट है तो वो इवॉल्व होके बड़ा हुआ होगा, बट देन वो इतना बड़ा जो कॉन्टिनेंट के साइज का और ये सब, वो मुझे लगता है कि एक थोड़ा फार-फेच्ड थ्योरी है। एंड वो जो सर दिखाया गया है वो तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि दैट इज़ नॉट लेवाइथन। एंड वहाँ पर लोगों ने थोड़ा इस पे ज़्यादा बिल्ड कर दिया कि भाई ये लेवाइथन है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर भी की थी अपनी वीडियोज़ में कि भाई ये लेवाइथन नहीं है, बट लेवाइथन कैन एग्जिस्ट एंड माइट एग्जिस्ट। तो ये अभी भी एक डाउट ही है कि सच में है नहीं है, या लिवाइथन जैसा कुछ हो सकता है। हाँ जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे ओशन के बारे में ऑफ कैमरा। ऐसा कहा जाता है कि जो सी है ना, हमारा ओशन है, उसका ओनली 5% ही हमने अब तक देखा है, समझा है, ऑब्जर्व किया है। काफ़ी 95% ऐसा जिसमें हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। जी।
और कुछ क्रिएचर्स हैं, हम जब नीचे जाते हैं सबसे ऊपर तो हमें एक सी की जो लेयर दिखती है, उसके नीचे ट्वाइलाइट जोन होता है, उसके नीचे मिडनाइट जोन होता है, अंधेरा बढ़ता जाता है, राइट, है ना, ऐसा होता है। तो नीचे काफी सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जो कि सच में खतरनाक हैं। लेवाइथन छोड़ो, हाँ, वो क्रिएचर अपने आप में काफी खतरनाक है और उनका जो तरीका है रहने का, सर्वाइवल का, वो बहुत ही अलग है। तो आप कुछ हमें बताना चाहोगे कुछ ऐसे क्रिएचर्स के बारे में? राइट। सो आपने सबसे पहले तो देखा होगा कि एंगलर फिश जी है जो जिसके सर के आगे एक लाइट होती है एंड वो लाइट से अपने प्रे को अट्रैक्ट करती है एंड अट्रैक्ट करती या करता है। तो जैसे अभी जो एंगलर फिश ऊपर आया था तो उसका साइज बहुत छोटा था एंड उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एज अ मेल एंगलर फिश। तो दो टाइप के एंगलर फिश होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। जी। तो एंगलर फिश जो ऊपर आया था दैट वाज मेल एंड मेल जो होते हैं एंगलर फिश में वो छोटे होते हैं, 6 इंचेस का था वो। एंड जो बड़ी वाली जो एंगलर फिश होती है वो फीमेल्स होती हैं, तो वो कुछ बड़ी होती है, मतलब 1 फुट लॉन्ग या उससे बड़ी होती हैं। तो वो चीज़ इसीलिए वो डीप सी से नहीं निकल सकते क्योंकि उनका वेट भी ज़्यादा है एंड उनके लिए ऊपर आना पॉसिबल नहीं है अनलेस डीप सी में कुछ ऐसा चल रहा है जो शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें। बट देन अगर हम वापस फिशेस पे आए, डीप सी क्रीचर्स पर आए, तो एक जाइंट स्क्विड है जो ऑस्ट्रेलिया के एक रिसर्च यूनिट ने देखा था, जापान के यूनिट ने भी देखा था कि एक जाइंट स्क्विड है जो बहुत बहुत बड़ा है, मतलब क्रैकन नहीं कहेंगे उसको। कितना बड़ा? मतलब वो अराउंड मैंने जितना देखा था वो 15 to 20 मीटर्स बड़ा था। यानी तो मतलब कह सकते हैं लगभग जो एक बिल्डिंग है, हाँ, या दो मंजिल की बिल्डिंग है। हाँ, आराम से इतना बड़ा था। एंड जब वो उनकी जो आरओवी थी, जो मतलब जिसके रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल था उनका, जिससे उन्होंने रिसर्च करने के लिए नीचे भेजा था, उसमें वो पूरा कवर कर लिया था उसने उसको। तो एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप अगर देखना चाहो, उसमें वो स्क्विड पूरा कवर कर लेता है उनके रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल को, लेकिन वो छोड़ देता है। बट देन वही चीज़ है कि वो अगर ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास, या अब मुझे ये भी नहीं पता कि क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या ऐसा सच में है कि हम शायद स्पेस को ज़्यादा इजीली कर सकते हैं ऑब्जर्व, बट सी को नहीं? इसका एक बहुत बढ़िया मैंने एक एग्जाम्पल नहीं, एक एनालॉजी सोची थी जी। कि जैसे अगर आप एक प्लेग्राउंड में हो और आपके आसपास बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स हैं, पत्थर है, लेकिन आपको ये पता है कि उन कुछ पत्थरों में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आप छुओगे तो पॉइजन आपको लग जाएगा। आपको नहीं पता कि उसके नीचे क्या, उन पत्थरों के नीचे क्या है। लेकिन एक प्लेग्राउंड है जिसमें दूर में एक बहुत मतलब एंड में एकदम पत्थर है और उसको आपको पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन उसको जाने के रास्ते में आपको कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी कि भाई वो आपको एंटाइज कर लेंगी, भाई ये मैंने ये कलेक्ट कर लिया, ये कलेक्ट कर लिया। सिमिलरली स्पेस और सी है, हमारा सी स्पेस का कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा, मतलब नेग्लिजिबल। पूरे यूनिवर्स के उसमें तो हमारा सी कुछ नहीं है। तो अब जैसे अगर मेरा सी है और उसमें मुझे पता है कि ऐसे क्रीचर्स हैं, तो अब मेरा स्पेकुलेशन ये है कि अगर हम उसको ढूंढने जाए तो हमें कुछ ऐसा मिल सकता है जो शायद हमें नहीं मिलना चाहिए। कुछ ऐसा मिल सकता है जिसको हम जगा दें, कोई ऐसा क्रीचर जो हम जगा दें। जैसे बोला जाता है ना, क्रैकन हो सकता है या लेवाइथन हो सकता है, जिसमें मैं कहीं ना कहीं बिलीव करता हूँ कि हो भी सकते हैं। एग्जैक्टली लेवाइथन नहीं, लेकिन इतने बड़े क्रीचर्स भी हो सकते हैं। आप इस तरीके से सोचिए भाई, आपने एक स्क्विड का नाम लिया था। हाँ, जायंट स्क्विड जो लगभग एक बिल्डिंग के बराबर है। हाँ, राइट। और वो मिडनाइट जो जोन होता है वहाँ पर है। हाँ। और अगर हम और नीचे जाएं तो वहाँ पर अगर हमें इस साइज के क्रिएचर्स मिल रहे हैं तो बिल्कुल डीप जाएंगे तो भाई वहाँ क्या क्या मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं बहुत। अच्छा, आपके हिसाब से आपने जितने भी रिसर्च किए, देखा है, डीप सी कितना डीप है और वहाँ पे क्या हो सकता है एग्जैक्टली, या है क्या? राइट। तो जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जिसको हम चैलेंजर पॉइंट कहते हैं जी, वो है 11,000 किलोमीटर्स नीचे। 11,000 किलोमीटर? हाँ, मतलब माउंट एवरेस्ट जितना ऊपर है उतना ही नीचे। किलोमीटर्स या मीटर्स? सॉरी, मीटर्स, किलोमीटर्स बोलो, मीटर्स, सॉरी, जी। मीटर्स, 11,000 मीटर्स नीचे है। तो अगर 11,000 मीटर्स नीचे एक पॉइंट है जहां तक हम गए हैं, अब इसके नीचे मारियाना ट्रेंच, आई थिंक ये शायद लोएस्ट, सबसे डीपेस्ट चैलेंजर पॉइंट, डीपेस्ट पॉइंट है। तो अगर उतना नीचे अगर कोई चीज़ है
और माउंट एवरेस्ट पे इतने कम लोग गए हैं जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रेशर वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, आप वहाँ पे सांस लेने के लिए अपने इक्विपमेंट्स लेकर जाते हैं। बहुत लोगों ने ऊपर तक चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट में। लेकिन वही चीज़ अगर आप नीचे जाते जाओ, जैसे सी में कहा जाता है कि जितना 100 मीटर्स आप नीचे जाते हो, जितना 1 किलोमीटर आप नीचे जाते हो, उतना एक एटमॉस्फेयर बढ़ता है। 100 मीटर्स, जितना 100 मीटर्स आप अंदर जाते हो उतना एक एटमॉस्फेयर बढ़ता है प्रेशर। अगर उतना ही एटमॉस्फेयर बढ़ता रहेगा तो नीचे जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक इंसान के लिए वहाँ जाना मतलब वो बहुत ही ज़्यादा आपको फोर्टिफाइड तरीके से वहाँ जाना पड़ेगा। तो हम खुद से कभी वहाँ देख नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली वहाँ चीज़ें क्या है। तो हमारे लिए मुश्किल है, हम ROVs के थ्रू देख सकते हैं, जैसे जाइंट स्क्विड मिला। बट हाँ, मतलब और भी क्रीचर्स होंगे, बहुत बड़े बड़े क्रीचर्स होंगे जो वहाँ होंगे, इतना मुझे पता है, इतना मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ। जी। अच्छा, वैसे हम जब ऑब्जर्व करते हैं डीप सी को, तो हमारे पास जो मतलब मुझे लगता था आज तक कि हमारे पास ओनली सबमरीन है या फिर हमारे पास जो डाइवर्स होते हैं, डाइव करते हैं जो डीप में, वो लोग होते हैं। राइट। बट एक्चुअली में क्या होता है, कैसे होता है डीप सी में जाने के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, तो हाँ, तो डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए आपके बहुत ज़्यादा स्पेशल टाइप के वो लगते हैं। जैसे आप स्पेस में जाने के लिए बहुत सारा स्पेशल इंसुलेशन करते हो अपने स्पेसशिप्स में, उसके थ्रू आप जाते हो, पैसा लगाते हो, फिर वो आप जा पाते हो स्पेसशिप में। बट देन डीप सी में जाने के लिए आप मेटल यूज़ नहीं कर सकते, आप किसी टाइप का मेटल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रेशर से दब जाता है। तो इसलिए आपको कार्बन फाइबर यूज़ करना पड़ता है बेसिकली, मतलब डीप सी में जाने के लिए। एंड उसमें भी एक इंसान को लेकर जाना, जैसे ओशन गेट ने किया था कि उसमें जो बिलियनर्स गए थे, 4 या 5 जो बिलियनर्स गए थे, वो क्रश होके मर गए। राइट। एंड प्रेशर इतना होता है। तो आप खुद सोचो, अगर बिलियनर्स उसमें गए हैं एंड एक ओशन गेट एक कंपनी है जिसने दावा किया है कि हमारा ये इक्विपमेंट कभी भी ख़राब नहीं हो सकता, कभी भी प्रेशर में नहीं आएगा, हम आपको 100% उसके साथ लेकर जा रहे हैं, वो अगर टूट गया तो फिर आप किस चीज़ पे विश्वास करोगे, किस टाइप के इक्विपमेंट पे विश्वास करोगे। तो इस वजह से ह्यूमंस को भेजना एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है जो कि नहीं करना चाहिए ऐसे। बट देन ROVs को आप भेज सकते हो जो कि गए भी हैं। एंड ROVs में आपको बेसिकली जो कार्बन फाइबर यूज़ करते हो, आप अपने जो वायर्स होते हैं, स्पेशली डिज़ाइंड वायर्स होते हैं जिसके थ्रू आप उन ROVs को भी नीचे भेजते हो। कुछ ROVs जो होते हैं जो रिमोट कंट्रोल वायरलेस यूज़ होते हैं, उनसे आप जा सकते हो नीचे एंड उससे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसी वजह से हमें ऐसे डीप सी क्रीचर्स के बारे में पता चला है। जैसे नीचे आपको मैं बताऊं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, सिर्फ डीप सी क्रीचर्स नहीं है। अब मैं जैसे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ ब्राइन पूल्स के बारे में। अब ब्राइन पूल्स क्या होते हैं? पानी के अंदर लेक्स। अच्छा। मतलब एक बड़ा सा ओशन है, हाँ। उसके अंदर आपको लेक्स मिलेंगे, लेक हैं, अपने खुद के लेक्स हैं। तो अब सोचो, आप पानी के अंदर आपको लेक मिल रहा है, पानी के अंदर आपके दलदल हैं, पानी के अंदर आपका रेन फॉरेस्ट है पूरा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नीचे मिल रही हैं, मतलब नीचे कुछ तो है, कुछ तो आप एक बना रहे हो ना, एक दुनिया है नीचे जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। अच्छा भाई, ये बताओ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। हाँ। कि समुद्र के अंदर जाएंगे तो वहीं पर अपना ही एक दुनिया है। हाँ, एक लैंड है जिसके ऊपर सब कुछ है। हाँ। लेक्स भी हैं, रेन फॉरेस्ट है, ये सब है। हाँ। और जितना मैंने देखा है या हम सभी ने देखा है, मे बी टीवी पर या कहीं पर भी, कि हमने ना समुद्र की ना एक वो लेयर देखी है जो जमीन होती है, जिसके ऊपर प्लांट्स होते हैं, क्रीचर्स होते हैं। तो सच में ऐसा है? कैसा होता है? मतलब समुद्र के नीचे हम गए, हाँ, उसके ऊपर लैंड है, उसके ऊपर लेक्स है, ऐसे है। हाँ। उसके बाद हमें उसको खोद के जाना होता है नीचे, या कैसे होता है वो? नीचे कैसे जाते हैं क्या? मैं समझाता हूँ। जी, समझाइए थोड़ा सा। हाँ, कि कैसे होता है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो समुद्र है, मतलब जो हमारे ओशंस है पूरी दुनिया के, उसमें ऐसा बोला जाता है कि काफ़ी लोगों के बीच में डिस्कशन है कि 5% और 26%, मैं आपसे ऑफ कैमरा भी बात कर रहा था, 5% जो है हमने एक इंसान ने फिजिकली एक्सप्लोर किया है ओशन, खुद से जाकर 26% है, 27 हो गया है इस बार, जो नासा ने बताया है कि 26-27% ओशन सी बेड, हम उसको सी बेड बुला देते हैं, जो सबसे नीचे होता है जी। तो 26% सी बेड को हमने मैप किया है। अब मैप करने से मतलब है कि वहाँ पे हमने ROVs भेजी हैं
और हमने देखा है कि उधर क्या है। तो ये जो लेक्स और जो फॉरेस्ट हमें नीचे मिले हैं वो सब हमने ROVs के थ्रू देखा है। एंड उसके आपको फुटेज भी है जिसमें आप फुटेज में देख सकते हो कि नीचे लेक है, ब्राइन पूल्स बोलते हैं जिसको, नीचे फॉरेस्ट्स हैं, उसमें और भी क्रीचर्स हैं। जितने भी डीप सी क्रीचर्स हैं हमने मैपिंग के टाइम देखे हैं। ह्यूमंस ने ज़्यादा क्रीचर्स नहीं देखे हैं, ये सारी चीज़ें ROVs के थ्रू, कैमरास के थ्रू देखे हैं हमने। तो इसलिए हमें ये एंगलर फिश, एक होता है वेम्पायर स्क्विड, जो वेम्पायर स्क्विड क्या करता है वो अपने प्रे को अपना मतलब वो फिन्स खोल के वो रेड लाइट छोड़ता है और रेड लाइट के थ्रू वो अपने उनको अट्रैक्ट करता है। जो रेड लाइट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है तो फिशेस उधर आती हैं एंड उनको फिर वो खींच लेता है एंड प्रे कर लेता है उन पर, मतलब खा लेता है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चली हैं, हम खुद नहीं गए वहाँ, लेकिन हमने अपने ROVs भेजे, हमने अपने इक्विपमेंट्स भेजे जिसके थ्रू हमें ये पता चला है। तो डीप सी एक्सप्लोरेशन चल रही है, बस हमें इसके बारे में इतना पता नहीं है कि वो कैसे चल रही है, कहाँ चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जिसके थ्रू हम एक्सप्लोर कर रहे हैं सी को। राइट। सी के अंदर एक लेवल पे जाएं हम तो वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती है। हाँ। अंधेरा होता है पूरा। और सनलाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलके बनती है। राइट। विप ग्योर जिसको हम कहते हैं सिंपली। तो वायलेट कलर जो होता है वो तो सॉरी रेड कलर होता है, बहुत जल्दी फेड हो जाता है। हाँ। ऐसा कुछ है। हाँ। तो नीचे तक आई थिंक वायलेट कलर पहुँच पाता है, उसके बाद वो भी नहीं पहुँचता। हाँ। राइट। और मैंने तो सुना है, मैंने जो थोड़ा बहुत देखा था कि मैक्सिमम जो क्रिएचर्स हैं नीचे वो रेड लाइट में दिखते हैं हमें। राइट। ऐसा ही है। हाँ, मतलब वही है कि मतलब जैसे बहुत सारे क्रीचर्स हैं। अब जैसे क्या है ना, ये जो वेम्पायर स्क्विड का है, इसका जो लाइट जो ये प्रोड्यूस करता है, ये लाइट कोई ऐसे तरीके से नहीं है कि मतलब ये कोई लाइट सोर्स के थ्रू कर रहा है। एंगलर फिश जिसके ऊपर वो लाइट लगी है, वो लाइट किसी सोर्स के थ्रू नहीं है, वो उनका है जो अंदर से खुद से। एंड ये सारी चीज़ें हमने खुद एक्सप्लोर की ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि ये जो क्रीचर्स हैं ये कैसे कर रहे हैं। तो अब कैसे पता चला उस वेम्पायर स्क्विड को कि वो रेड लाइट के थ्रू मैं अट्रैक्ट करूंगा अपने प्रेज को, या एंगलर फिश को कैसे पता कि मैं ऐसे लाइट आगे रखूंगी तो मुझे प्रे मिलेगा। ये सारा एवोल्यूशन के थ्रू आया। डीप सी में जब आप जाओगे जहाँ पे कोई सनलाइट नहीं आती, इनफैक्ट आप थोड़ा ही नीचे जाओगे सनलाइट बंद हो जाती है, आपको कुछ नहीं दिखेगा। उसके बाद जब वो नीचे और जाते हैं तो वो उनके स्पीशीज अब कितने सालों से एवोल्यूशन हुआ होगा। जैसे मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारा जो थंब है जी। ये जब ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ था, जब चिंपैंजीज एंड ये सबसे हम इवॉल्व हुए थे, हमारा थंब बना था। ये थंब मूव नहीं करता था, ये ऐसे ही रहता था, मतलब हम ये मूव कर पाते थे सिर्फ, ये मूव नहीं करता था। धीरे धीरे चिंपैंजीज ने सीखा, किसी ने किया, फिर उनके बच्चे हुए, उनसे जो एवोल्यूशन थ्योरी है कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं वो इवॉल्व होता रहता है, और ये थंब मूव करना स्टार्ट किया हमारा, तो हमने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। इसी तरीके से उन लोगों ने भी अपने चीज़ों को अडेप्ट किया है, वैसे अडेप्ट करके वो उनके जब ऑफस्प्रिंग्स हुए हैं उन्होंने सीखा कि भाई ये अगर मैं ग्रो कर लूँगा, इससे मैं लाइट जलाऊंगा यहाँ पे, तो वो कैसे जला रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो चीज़ मैं करूँगा तो उससे मेरी तरफ प्रे आएंगे और मैं खा पाऊंगा। राइट। तो ये सारी चीज़ें जो एवोल्यूशन के थ्रू आती हैं, एंड एवोल्यूशन का मेन रूल है सर्वाइवल। राइट। तो अगर सर्वाइव करने के लिए किसी को भी कुछ भी करना पड़ेगा वो कर लेगा। तो वही चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इवोल्यूशन की और सर्वाइवल की अगर बात करूँ तो बहुत टाइम पहले अर्थ के ऊपर भी डायनासोर्स होते थे। हाँ। डेफिनेटली समुद्र के अंदर भी काफ़ी, अर्थ के ऊपर जब इतने बड़े बड़े क्रिएचर्स थे तो समुद्र के अंदर भी बड़े क्रिएचर्स होंगे। राइट। आई थिंक हमें ना कुछ फॉसिल्स भी मिले हैं। हाँ। जो डीप सी में होते थे, अभी नहीं है। और शायद से कुछ हम सबसे बेस्ट जो वेल है, वेल का एग्जाम्पल ले लीजिए, इतना बड़ा क्रिएचर है। हाँ। वो है, तो मतलब बहुत कुछ तो था समुद्र में पहले, बहुत बड़े बड़े, शायद से अभी भी हैं, डीप में हैं। अच्छा आज भाई आप मुझे ये बताइए, मैंने अभी ना एक वीडियो देखी थी या फिर कहीं पढ़ा था शायद, आई एम नॉट श्योर, कि एक वेल है, कटी हुई वेल मिली है, जैसे उसको किसी ने खा लिया हो, ऐसा कुछ बाहर निकला है। तो आपने देखा वो? हाँ मैंने देखा है, मतलब तास्मेनिया की बात कर रहे हैं क्या? राइट। हाँ राइट। सो तास्मेनिया में क्या हुआ था कि जो वेल्स हैं वो स्ट्रैंड हो गई थी। तो स्ट्रैंडिंग का मतलब है कि मतलब वो आकर वहाँ पर वो अपना रास्ता भटक गई थी। राइट। तो बेसिकली क्या होता है, तास्मेनिया एक ऐसी जगह है जिसको एक जगह माना जाता है पूरी दुनिया में फिशेस और डीप सी नहीं, मतलब फिशेस और सी क्रीचर्स का सुसाइडल ग्राउंड। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि जब उनके या तो लाइफ का एंड होता है वाला होता है, या कोई भूल जाता है रास्ता, तो अर्थ का मैप ऐसा बना हुआ है
कि वो सारे जो क्रीचर्स होते हैं वो आकर तास्मेनिया के साइड ही अपने आप को वो करते हैं, डिबोर्ड करते हैं जी। एंड इसी तरीके से और भी जगह, जैसे मेक्सिको में भी एक जगह है जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है ना कि ये जो वेल्स हैं, अब क्या हुआ था इससे पहले जो तास्मेनिया में जो ऐसे स्ट्रैंडिंग्स हुई थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 25 वेल या 10 वेल, 8 वेल या 50 वेल ज़्यादा से ज़्यादा इतने आके वहाँ पर स्टैंड हो गए थे। इस बार जो हुआ है 2025 में ये चीज़ ये हुई है कि 150 प्लस वेल्स वहाँ आकर स्टैंड हो गई हैं। बहुत ही बड़े नंबर में, बहुत बड़ा नंबर है ये, मतलब सी क्रीचर्स के वाइज ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब 150 मतलब 1 वेल्स ऐसे ही मतलब सी क्रीचर्स ऐसे ही उतने ज़्यादा नहीं है एंड उसमें भी 150 वेल्स आपकी आकर स्टैंड हो गई हैं। एंड जो वहाँ पर लोग हैं ना, उन्होंने क्या किया, जो रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट हैं उन्होंने उनको वापस डालने का ट्राई किया। अच्छा, लेकिन वो वापस आ गई। तो अब क्या है कि वो वापस नहीं जा रहे हैं, या वो वही होता है कि अब वो अपने हर्ड में आया तो वही मर जाएंगे और वो सारी चीज़ें हैं। तो अब वो वापस आई तो उनको मारना पड़ा सबको, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, अपने उस पर स्टैंड करके रख नहीं सकते। एंड यूथनाइजिंग उसको कहते हैं। एंड यूथनाइजिंग के थ्रू उनको फिर मार दिया जाता है, क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते उनका। तो वही एक फाइनल सोल्यूशन है, क्योंकि उसके बाद वो तड़पेंगी और नहीं तो ऐसा होगा। तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये एक रीज़न है जो शायद कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। एंड इस साल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, पुरी हमारे यहाँ ही है, जगन्नाथपुरी। तो उसमें एक बीच टाइप है जहाँ पर क्या हुआ है कि जेलीफिश बहुत सारी, मतलब ये नॉर्मल नहीं है वहाँ पे जेलीफिश, मतलब अभी मुझे नंबर नहीं पता, मैं अभी रिसेंटली इसके बारे में पढ़ रहा था, मैं इस पर रिसर्च कर रहा था फॉर मेकिंग अ वीडियो। बट देन वही था कि वो पूरी में इतनी सारी जो जेलीफिश है, अब जेलीफिश आपको नॉर्मल सी में ज़्यादा नहीं दिखती हैं, राइट, वो थोड़ा आपको अंदर जाना पड़ता है डीप सी में, तब जाके आपको जेलीफिश दिखती है। इतनी सारी जेलीफिश आकर बीच पर मरी हुई हैं और जितने लोग वहाँ नहा रहे थे उनकी बॉडी में इचिंग होने लग गई है। मतलब अराउंड 75 लोग हैं जिन्होंने बताया कि उनकी बॉडी में इचिंग हो रही है, जो भी वहाँ पे थे बीच पे। तो ये सारी चीज़ें हमें ये अलार्म करती हैं कि अब ये है कि लेवाइथन और ये जो हम बात करें कि डीप सी क्रीचर्स भी हो सकते हैं, जो कि पॉसिबल है। एक ऑप्शन वो है। एक ऑप्शन है कि क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से। एक ऑप्शन है कि हमारा जो पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स शिफ्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हर 100 साल भी नहीं, हर टाइम मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हो रहा होता है अर्थ का, एंड एक टाइम पे पूरा चेंज हो जाता है। तो कनाडा से वो रशिया की तरफ जा रहा है, साइबेरिया की तरफ। तो जब वो मैग्नेटिक पोल शिफ्ट होता है तो क्रीचर्स का जो सोचने का वो होता है और जो वेव्स होती हैं वो उनको कहीं और ही ले जाती हैं। तो इस वजह से स्टैंडिंग्स और ये सब थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। बट इस साल इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोगों को यही नहीं समझ। इनफैक्ट साइंटिस्ट ने बोल दिया है, आप वो देखना, ऑस्ट्रेलिया जो टास्मेनिया वाला है, साइंटिस्ट आए हैं न्यूज़ पे एंड उनसे पूछा गया है कि क्यों हुआ है। वो बोल रहे हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। क्यों, कैसे नहीं पता? मतलब अब कैसे, मतलब आप खुद सोचो, इतना बड़ा ओशन जो हमारे खुद के अंदर है, हमें यही नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है। यानी कि आप ये सोचो, हम कहते हैं कि भाई हमारी साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर गई है, लेकिन हम खुद के बारे में जहाँ हम हैं नहीं पता है, हमें नहीं पता। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं साइंटिफिकली थोड़ी बात करूँ तो ऐसा बेसिकली तब होता है जब या तो अर्थ पे, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑब्वियसली, अर्थक्वेक आने वाला हो, या फिर समुद्र में बहुत ही बड़ी कोई सुनामी आने वाली है। क्या साइंटिस्ट इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ समुद्र में होने वाला है? या क्या कह रहे हैं, या हाथी खड़े कर दिया, हमें पता ही नहीं। नहीं, ये चीज़ होती है। एक बहुत छोटा एग्जांपल ये है कि जब भी कोई सुनामी आने वाली होती है तो आप देखोगे कि जो फिशेस होती हैं वो आ जाती हैं बीच पे। क्यों? क्योंकि पानी पीछे जाता है। जब सुनामी आनी होती है तो अगर आपका पानी एक लेवल पे है और उस लेवल से थोड़ा पीछे जाएगा एंड फिर वो ज़्यादा प्रेशर से आता है, तो वो ऐसा नहीं है कि अचानक से आने लगे। मतलब आप बोल लेते हो ना, बोल होता है उसमें पानी भरा होता है, तो आपको छलकाने के लिए ऐसे हिलाना पड़ता है। जब आप हिलाते हो तो ये पानी ऐसे जाता है और फिर आता है। तो ये एक तरीका है जब आप बहुत सारे फिशेस शोर पे आ रहे हैं, मतलब एक सुनामी आने वाली है, ये पता चल जाता है। ये इमीडिएट में पता चल जाता है कि अगले दिन 1-2 दिन में आ सकती है, क्योंकि वो पानी छलक रहा है बहुत ज़्यादा। वो मून की वजह से भी, तो बहुत सारी चीज़ें। बट विदाउट पानी पीछे जाना और उसके अलावा जो क्रीचर्स है उनका आगे आना, एंड बहुत सारे डीप सी क्रीचर्स का, अभी आपने देखा होगा एक स्वॉर्ड फिश होती है
स्वॉर्ड फिश नहीं कहेंगे, वो एक डीप सी है, डीप सी क्रीचर है जिसका नाक बहुत लंबी है, पॉइंटेड नाक है, एंड वो मैंने भी नहीं देखा था और मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि वो फिश भी ऊपर आई है, बहुत बड़ी फिश होती है वो फिश भी ऊपर आई है। स्वॉर्ड फिश मैंने नहीं देखी कैसे? हाँ, बस स्वॉर्ड फिश तो अलग होती है कि जिसमें उसमें उसके नाक जो होती है, नाक क्या बोलेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर होता है फेस का वो लंबा सा होता है, उसमें स्वॉर्ड जैसे दांत बने होते समझ गया, एक हमने देखी है, लंबा सा नाक, हाँ, पॉइंटेड हैं, पॉइंटेड होता है, हाँ, तो वैसा होता है। लेकिन ये कोई और फिश है जो मैंने भी नहीं देखी आज तक, और इसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मिलेगी भी नहीं, ऐसी फिश ऊपर आ रही है। तो मतलब कुछ तो है, कुछ अगर लेवाइथन नहीं है तो कुछ तो चल रहा है डीप सी में, ये तो मुझे 100% फील होता है जब मैं इन चीज़ों के बारे में पढ़ता हूँ ना। तो मैं बहुत ट्राई करता हूँ, मतलब जब भी मैं कोई वीडियो बना रहा होता हूँ या बिना वीडियो बनाए भी मैं रात में लेटा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं यही देखता हूँ कि क्या है। इवन साइंटिस्ट नहीं बता पा रहे हैं तो मेरा तो सर्च करना बहुत मुश्किल है, बट देन मैं फिर भी ढूंढता रहता हूँ कि क्या, मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ भाई ये मुझे सोर्सेज दे, मैं बता मुझे मैं कहाँ पे जाऊँ, तो वो सोर्सेज से फिर मैं पढ़ता हूँ, लेकिन कहीं पे भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। मन करता है कि खुद पानी में बिल्कुल चला जाऊं और देखूं। बिल्कुल, सबका मन करता है, मतलब अगर आपको कोई है तो आपको जाने का मन करेगा। जैसे मैं बहुत फैसिनेट होता हूँ स्पेस से, तो अभी मैं स्पेस वीडियोस भी निकाल रहा हूँ, तो स्पेस में मैं ब्लैक होल जैसे होता है जी। अब ब्लैक होल है, मुझे मन करता है भाई ब्लैक होल के पास देखूंगा भाई कैसे घुसना है, क्या हो रहा है अंदर, क्या है राइट। अब ये नहीं जान सकते आप। और यही ओशन भी ऐसा ही है, कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं जान सकते, एंड ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है यार अभी वो, मतलब वो सारी चीजें। राइट। एक और चीज, ये जो भी क्रिएचर्स की हम बात कर रहे हैं, जो जिनके बारे में हम डाउट उनका नहीं, जितने हम देख चुके हैं रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, वो क्रिएचर्स बाहर आ रहे हैं या फिर अंदर भी, ह्यूमंस के लिए क्या कोई खतरा है? यार इस पे पता क्या है, मतलब ये बहुत ज़्यादा वैसा सवाल है, मतलब सब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि खतरा हम समझते हैं कि अब कुछ लोगों के लिए खतरा होता है कि वो डीप सी क्रीचर्स आ रहे हैं एंड वो मतलब बीचेस पे आएंगे एंड फिर जो लोग वहाँ जाएंगे उनके लिए प्रॉब्लम है। तो अगर बहुत माइन्यूट लेवल पे खतरा देखो तो ऐसा कुछ नहीं है, बट देन खतरा जो मैं पहले भी बात कर रहा था, खतरा ये है कि अगर कुछ अंदर चल रहा है राइट, और ये क्रीचर्स बाहर आ रहे हैं, तो अब बोलने के लिए बहुत लोग बोलेंगे कि भाई एग्जिस्ट नहीं करता, वही क्रीचर है जो एग्जिस्ट नहीं करता, मेगलोडॉन है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेवाइथन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर कभी कुछ हुआ, कभी कुछ ऐसा क्रीचर बाहर निकला, उस दिन सबको लगेगा, उस दिन तो सभी बोलेंगे भाई मैंने तो बोला ही था। तो वो चीज़ रहेगी, कुछ खतरा हो सकता है। अब ये अगर क्रीचर से नहीं है तो इतना ज़रूरी कि क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में अगर मैं आपको बताऊं 1900 से अभी तक, 1900 से पहले, प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, हमारा जो टेम्परेचर था अर्थ का वो 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा था। तो 1900 से 2024 तक हमने, मतलब वर्ल्ड ने, आई थिंक अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किस ऑर्गेनाइजेशन ने, बट एक गोल सेट किया था वर्ल्ड ने कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देंगे अर्थ के टेम्परेचर को। अभी हमारा टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो मतलब अगर 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मतलब 1.47 था, हाँ 1.47 था 2024 में, और अभी 2 डिग्री के आसपास पहुंचने वाला है। इतनी जल्दी। तो अगर ये टेम्परेचर्स इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं, अगर आप नासा के उस पर जाओगे तो एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ पे दिखाता है कि पुराने 1886 से 2025 तक कितना टेम्परेचर बढ़ा है। तो स्टार्टिंग में वो ब्लू होता है, मतलब टेम्परेचर नहीं है, मतलब नॉर्मल है, अब -4 डिग्री सेल्सियस से भी चलता है और 0 डिग्री सेल्सियस से भी चलता है। उसको जैसे ही आप 2025 करोगे पूरा मैप रेड हो जाता है। तो मतलब क्लाइमेट चेंज तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इस चीज़ को लोग मानने के लिए रेडी नहीं है। लोग सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कोई होक्स बना रहा है कि भाई नहीं भाई क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं हो रहा, हम अच्छे से रहेंगे बढ़िया, लेकिन वो है, रियल प्रॉब्लम है। और क्लाइमेट चेंज को ना, अब मैं कह रहा हूँ डेटा मत देखो, स्टैट्स मत देखो, हम खुद फील कर रहे हैं। कल कैसा मौसम था, सच बताना भाई? कल मतलब मुझे थोड़ा वैसा लगा, मतलब नॉर्मल सा लगा, ठंडा सा था, ठंडा सा सही था। उससे पीछे परसों बहुत गर्मी थी। हाँ अच्छा, आज अगेन गर्मी है। हाँ, अभी हम यहाँ बैठे हैं, फैन वैन सब चल रहा है, बट आई कैन पसीना आ रहा है। तो ये सब चीजें तो बहुत ही जल्दी, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे वर्ड्स में कहो तो डेली चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है बहुत। राइट। अच्छा, एक चीज और होती है, हम ना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाने के लिए हम डीप सी माइनिंग कर रहे हैं, है ना, और आजकल कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी चले हैं कि हम समुद्र के अंदर से कुछ निकाल देंगे, ट्रैवलिंग के लिए कुछ भी, तो ये तो डेफिनेटली रीजन है।
हाँ मतलब कह सकते हैं, मतलब जैसे डीप सी माइनिंग तो आपका वो है, जैसे ऑयल रिजर्व्स है, Right. वो तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे वर्ल्ड को चलाने के लिए तो ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट देन पता है उसके लिए ना बहुत सारे मेजर्स और सेफ्टी फीचर्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे अगर अभी क्या हो रहा है ना, दुनिया में प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट कंपनीज को ये वो दे रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही हैं, एंड वो प्राइवेट कंपनीज जाकर वहाँ पे माइनिंग्स कर रही हैं, एंड उन माइनिंग्स में पैसा बचाने के लिए वो सेफ्टी फीचर्स नहीं रख रहे हैं। तो एक्वेटिक लाइफ को बहुत प्रॉब्लम है इस वजह से। अब एक्वेटिक लाइफ को प्रॉब्लम, लोग बोलते हैं कि भाई चलो ठीक है भाई ये सही हो जाएगा, लेकिन अगर आपको मैं फैक्ट बताऊं, एक्वेटिक लाइफ को जो अर्थ पे जितना गंदा हो चुका है ना अभी, जो हमारा ओशंस गंदे हो चुके हैं, इसको पूरी तरीके से वापस से रिप्लेस करने में, इस पूरे पानी को, इस पूरे मतलब ऑर्गेनिजम्स जितने भी जो अंदर हैं जिनको सही करना पड़ेगा, इसको सही होने के लिए अर्थ पे विदाउट ह्यूमंस 65 मिलियन ईयर्स लगेंगे। तो हाँ, जितना हमने गंदा कर दिया है, तो अब सोचो अगर 65 मिलियन ईयर्स इतने गंदे पे है, अभी और जो प्राइवेटाइजेशन से कंपनीज आ रही हैं जो और गंदा करेंगी, तो फिर तो और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा नहीं आगे चल के। अच्छा भाई, इज इट पॉसिबल कि अंदर कुछ हमारे ही द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा ही कुछ ऐसा सीक्रेट सा कुछ मिशन चल रहा हो, राइट, अंदर कुछ हो रहा है जो कि हमें बताया नहीं जा रहा, वही लोग कुछ कर रहे हैं? हो सकता है, एब्सोल्युटली पॉसिबल। हाँ, जैसे नासा क्या करता है, नासा तो अपना रिलीज कर रहा है अभी अपने टाइम पे, उन्होंने एक अपना बेस सेटअप किया है नीचे, उस बेस में वो काम कर रहे हैं। मतलब वो एग्जैक्टली मुझे लोकेशंस नहीं पता, मैं अभी देखा था न्यूज़ में, उस पर रिसर्च करना बाकी है मेरा, बट उन्होंने कुछ बेस सेटअप किया जहाँ पे वो अपना एक्वेटिक उसका रिसर्च कर रहे हैं। बट अगर नासा अब आप खुद सोचो, इतने टाइम से हमें न्यूज़ नहीं मिली कि ओशंस हमारे एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, ठीक है, अचानक से एक नंबर आता है 27%, 5% से जो बोलते हैं सीधा 27%। अब इतना ज़्यादा गैप कैसे? मतलब जब हम 12 पे पहुंचे होंगे, 13 पे पहुंचे होंगे, 15 पे पहुंचे होंगे, मैप किया होगा, तो हमें बताना चाहिए था ना उनको कि भाई हमने इतना मैप कर लिया है। इस बीच में मतलब डेली कुछ ना कुछ या हर लेवल पे कुछ ना कुछ मिलता होगा, कुछ मिलता होगा, कुछ तो मिलता ही होगा, और हमें फाइनली अब बताया कि ये डेटा इतना है। हाँ, उसमें से क्या पता हमें कितना सही बताया है, कितना छुपाया गया है, वी डोंट नो ना एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। और यही चीज़ पता है क्या, अब नासा अगर ये चीज़ बता रही है, कितनी सारी कंट्रीज होंगी जो ये बता नहीं रही होंगी और उनके बेसिस होंगे नीचे। भाई आप खुद सोचो ना, काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो जिनकी गवर्नमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा सीक्रेट रखते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी एजेंसीज को, अपने जो भी रिसर्च उनकी एजेंसीज होती है उनको, अपने ऑपरेशंस को, तो नो डाउट कहीं ना कहीं तो कुछ चल रहा हो। 100%। ये तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट्स कुछ ना कुछ कर रही हैं। आपके हिसाब से इस मामले में जस्ट एक ओपिनियन ले रहा हूँ कि कौन सी कंट्री सबसे आगे हो सकती है? अमेरिका, आई नो। हाँ, मतलब अमेरिका तो खैर नासा, अमेरिका वो तो बताने वाले बताने के लिए नासा, हाँ, क्या पता कुछ और भी चल रहा हो। अमेरिका हो गया, दूसरा आई थिंक रशिया, राइट, रशिया मे बी पॉसिबल। इसके अलावा कोई और है? आई थिंक चाइना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर रही है, चाइना, एंड बाकी अभी इंडिया का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ओशन रिलेटेड तो इंडिया का मैंने कभी इतना सुना ही नहीं है कि इंडिया में कोई रिसर्च चल रहा है और ये सब, तो इंडिया का मैं कुछ कह नहीं सकता। चाइना का हमने बहुत सुना है, मैंने जितना, जापान, चाइना, रशिया, यूएस, ये 4 जो नेशंस हैं, इनका तो हमेशा से यही रहा है कि भाई इनको हर चीज़ में एडवांस रहना है, तो उनका तो चलता रहता है। तो ये 4 बेसिकली मैं नाम लेना चाहूँगा जिसमें जहाँ पर हो सकती हैं चीज़ें। बट देन मैं ये भी कहूँगा कि भाई जब सोशल मीडिया नहीं था ना, मतलब सोशल मीडिया उतना बूम पे नहीं, अभी पता है क्यों इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें चल रही हैं? क्योंकि सोशल मीडिया बूम पे आ गया है। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है कि किसी से भी पूछो आपको, उनके पास ये न्यूज़ होगी कि भाई डूम्सडे आ रहा है, कुछ आ रहा है, जो नया होता है वो सबको पता होता है। तो इस वजह से जितनी भी चीज़ें हैं वो बाहर आ रही हैं। अब डेली बेसिस पे आप देखोगे, कुछ भी कहीं पे भी मिलता है ना, लोग शुरू हो जाते हैं, भाई ये दिखा मुझे आज, कोई बोलता है भाई आसमान में मुझे ये दिखा, जमीन मतलब मुझे एक सी क्रीचर दिख गया, एक दिखा, हाँ यूएफओ दिखा। अभी एक वो था, मतलब जैसे मैंने देखा था, इंडोनेशिया की एक वीडियो फेमस हुई थी जिसमें एक पहाड़ जैसा कुछ, आइलैंड जैसा कुछ था, एंड उसके पीछे कोई बड़ा सा सांप जैसा वो क्रीचर जा रहा है पीछे। मैंने देखी, बट वो वेव है, वो एक वेव है जो जा रही है, मतलब क्योंकि मैंने वो चीज़ क्लियर भी की थी एक वीडियो में कि वो एक्चुअली वेव
फॉर्म करती है जब पानी जो होता है ना, वो जैसे क्या होता है गोवा में अगर आप जाते हो तो पानी एकदम सीधा आता है, लेकिन आप देखोगे दूर साइड में वेव्स ऐसे भी जा रही होती है, टेढ़ी भी जा रही होती हैं, तो उस वेव के ऊपर राइड करती हैं, इस वजह से वो बनता है। और शाम हो रही थी तो वो और डार्क दिख रहा था, तो वो इतना ब्लैक और डार्क दिख रहा था कि लोगों को लगा कि भाई वो कोई सी क्रीचर है, लेकिन वो सी क्रीचर नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफवाह भी है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही भी है, एंड इसके बीच में जो ढूंढने वाला तरीका है ना कि आप कैसे सच और झूठ के बीच में पता लगाओ, वो बहुत फाइन है। और मुझे इतना पता है कि काफ़ी लोग ये चीज़ नहीं वो कर पाते हैं, सच और झूठ के बीच में। राइट। कभी कभी मैं खुद देख रहा होता हूँ, मुझे भी लगता है भाई शायद ये सही है, सही। लेकिन वो नहीं होता कभी कभी। तो वो सारी चीज़ें हैं। और किसी चीज़ का तो पता नहीं भाई, बट मैं इतना श्योर जरूर हूँ कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ क्या बहुत सारी, बल्कि सारी ही ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। जो पोल्यूशन है, जो क्लाइमेट चेंज है, जो डीप सी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सारी एक्टिविटीज़ इसका कारण है इन सब चीज़ों के लिए, कि हमें लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो है। जो ओशन में जो भी क्रिएचर्स है उनकी लाइफ ना एकदम मतलब डेथ हैंड पर है काफ़ी क्रिएचर्स की। हम सब कुछ इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है वो पानी में बहा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं भाई। मतलब आई डोंट थिंक कि कुछ भी हमने छोड़ा है ना। वही बहुत बहुत प्रॉब्लम। अरे भाई आपने खुद बताया कि पता नहीं कितने 65 मिलियन ईयर्स लगे। 65 मिलियन से लगे। ओ भाई बताओ। अच्छा, यही चीज़ अगर इसी तरीके से चलती रही तो आपको क्या लगता है कि कितना हम कर पाएंगे चीज़ें मैनेज, कब तक ये चलेगा? यार ये गैस क्वेश्चन है ऑब्वियसली। मतलब गैस करना और किसी कुछ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट देन आप देखो एक्वेटिक लाइफ को रीजनरेट करना बहुत मुश्किल है। एंड जो हमारे जितने भी जैसे ये तास्मेनिया वाले जो वेल्स हुए और ये सब सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो हो ही रही है। और अगर ये नीचे कोई क्रीचर नहीं है तो उसकी जगह पे कहीं क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, तो अभी बहुत मुश्किल है। जो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हमने एक गोल रखा है, उससे तो हम बहुत मुश्किल है हमें पहुंचना, क्योंकि 2030 तक हमने ये रखा था कि 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही जाना चाहिए जी। और वो उसके ऊपर जा चुका है अभी। तो अगर उसको कंट्रोल में रखना है तो ह्यूमंस को अपना 88% कंजम्पशन हटाना पड़ेगा, जो गैसेस काम करते हैं, CO2 और सल्फर ऑक्साइड, ये सब जो हवा में जाता है ये, और ये हम कम नहीं कर सकते, ये तो और बढ़ रहा है क्योंकि गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो कंट्रोल करना मुश्किल है। इंडस्ट्रियल वेस्ट को कंट्रोल करना मुश्किल है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा हो रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें जो पानी में जा रही हैं, इससे एक्वेटिक लाइफ को भी प्रॉब्लम है। और इसको मेंटेन करना आई एम नॉट श्योर कितना टाइम कर पाएंगे, क्योंकि ऑयल रिजर्व्स की बात करो तो ऑयल रिजर्व्स के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ नया नया मिलता रहेगा। आप उसको खोदोगे ही, और जब आप खोदने जाओगे तो आप वहाँ पे भी प्रॉब्लम करोगे, तो वो वहाँ पे उनका इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होगा। बट कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको मतलब एक सेफ हेवन बोला जाता है फिशेस के लिए। तो मतलब कुछ ऐसे वाटर्स हैं, जैसे अगर आप अर्थ को, जैसे एक मैंने फोटो देखी थी, अर्थ को आप उल्टी साइड से देखो, पैसिफिक ओशन की साइड से देखो, तो पूरा अर्थ ब्लू दिखता है। मतलब क्योंकि आगे साइड एक ही साइड आपका वर्ल्ड है, बाकी पैसिफिक ओशन पूरा खाली है एक साइड से। तो अर्थ के उसमें पैसिफिक ओशन अगर इतना खाली है तो उसको एक्सप्लोर करना एक तो बहुत मुश्किल है। और वहाँ पे एक सेफ हेवन है इनके लिए, फिशेस के लिए, कि भाई वहाँ पे ह्यूमंस नहीं आ सकते। अगर वहाँ पे ह्यूमंस नहीं आ सकते तो फिर सही है, वो बच सकते हैं। जैसे एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, वहाँ पर अपना ट्राइब वो रहते हैं, उसको ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है बिल्कुल भी, तो वो लोग अपना लाइफ अच्छे से जीते हैं। वो सारे कब से जिंदा है, मतलब उस टाइम पे भी वो लोग जिंदा थे जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उससे पहले भी जिंदा थे, और अभी भी सब जिंदा हैं। और वही पूरा ट्राइब सर्वाइव कर रहा है बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के। जो भी वहाँ जाता है उनको वो नहीं आने देते, आने नहीं देते, जा ही नहीं सकते आप। तो वही बात, काफी लोगों ने ट्राई किया और अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक वो थे, हाँ उन्होंने किया था। तो जी, तो यही चीज़ है कि मतलब आपको अब जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगा वहाँ पे फिशेज और ये सब सेफ रहेंगे, क्योंकि ह्यूमंस जहाँ आते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि हमारी भी नीड्स हैं यार, हमारी भी नीड्स हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ह्यूमंस को अपनी नीड्स से वो करना चाहिए, बट क्या होता है ना, आप उस चीज़ में घुस नहीं पाते कि सेफ्टी क्या होती है, और विदाउट सेफ्टी आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो। ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वेस्ट आप जो कर रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और आप उसको सेफ स्टैंडर्ड से वेस्ट को वापस नहीं डाल रहे हो। वेस्ट हैंडलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं कर रहे हैं लोग। लोग ना अपने लेवल पे ना रिसाइकलिंग सीख सकते हैं। एक तरीके से
जो भी उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, चीज़ें होती है, उनको रीयूज़ कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें जो मैं लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा सो डैट दे कैन फॉलो और कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे लिए दे सकें। भाई ज़्यादा दूर क्यों जाएँ, हमारे पास में, हम अभी दिल्ली में बैठे हैं, यमुना को देख लो, यमुना रिवर भाई क्या हाल हो रखा है। मैं करूँगा कभी अपने पॉडकास्ट पे बात इस बारे में। आई होप कि मुझे जल्दी वो पर्सन मिले, कोई एक्सपर्ट मिले जो इस बारे में अपनी राय दे सके और हमें बताए कि क्या हाल है। बाय द वे हर्ष भाई, आई नो कि इस टॉपिक का कोई एंड नहीं है, 2, 3, 4 पॉडकास्ट में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं, मतलब इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया पॉडकास्ट तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए आपको कैसा लगा, अगले टॉपिक्स आप क्या चाहते हैं। हर्ष भाई के बारे में सारी ही डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनके बारे में, इनकी इंस्टा आईडी, इनका यूट्यूब, सारी ही डिटेल्स आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में जब भी हम हर्ष भाई के साथ करेंगे तो क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करें। आपका क्या टेक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस डीप सी एक्टिविटीज़ के बारे में, लेवाइथन के बारे में और भी बहुत कुछ। हर्ष भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। आई होप कि हम बहुत जल्द ज़रूर मिलेंगे और एक और पॉडकास्ट हम करेंगे। एब्सोल्युटली भाई, एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, क्योंकि मतलब एक वो होता है ना कि आपको एक आप जैसे आप प्रोवाइड कर रहे हो एक प्लेटफॉर्म अप एंड राइजिंग क्रिएटर्स के लिए कि वो आकर अपनी बातें आगे रख सकें। लोग जैसे आप उनकी वीडियोस में एग्जैक्टली नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो देख सकें कि भाई वो क्या है आगे का साइड जो है, थोड़ा एक एनहांस्ड वे में। एंड पॉडकास्ट आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड आई होप आगे और हम करें कोलैबोरेशंस एंड लेट्स होप कि आपका भी पॉडकास्ट बहुत ही बढ़िया हो जाए। एंड एक पर्सनली मैं चीज़ आपको कहना चाहूँगा, मैंने देखो बहुत से क्रिएटर्स से मैं मिला हूँ एंड आई ट्रूली बिलीव कि आप जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं ना, बहुत इंस्टाग्राम पे बहुत कंटेंट भरा हुआ है टू बी ऑनेस्ट, बट आप जो शेयर कर रहे हैं, जो नीच आपने चूज़ की है, वो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। एंड ऐसे क्रिएटर्स को ना बाहर आना चाहिए पब्लिकली, जैसे हमारे यहाँ पे, ताकि हम उन टॉपिक्स के बारे में बात कर सकें और कुछ नॉलेजेबल हम लोगों को प्रोवाइड कर पाएँ इंस्टाग्राम पे, खाली मीम्स या फिर लड़कियों को देखने के अलावा। एग्जैक्टली ट्रू बात है भाई, बिल्कुल एकदम। हर्ष भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द सेट्स ऑफ द यंग पॉडकास्ट एंड द सेट्स ऑफ द फोकस्ड। ये भी हमारा एक और चैनल है, द फोकस्ड और एक यंग पॉडकास्ट, दोनों ही मेरे चैनल हैं, तो उन पर ये वीडियो आएगी, जिस पर भी आएगी उस हिसाब से हम देख लेंगे। बाकी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।